Good evening, class. Let us start with pollution of air and water. As this is the final chapter which is included into your syllabus. Okay, तो आज हम इससे स्टार्ट करते हैं. तो इसमें कुछ हम टर्म्स जो पढ़ने वाले हैं वो है एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन, कैसे ये सब होता है. दिस आर इंक्लूडेड इनटू पोल्यूशन ऑफ एयर. ठीक है. एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर पोल्यूशन एंड यूट्रोफिकेशन. ठीक है. तो ये कुछ टर्म्स है जो हम इसमें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले लेट स्टार्ट विद व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज टॉपिक के नाम में ही तीन चीज़ें हैं, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. तो एयर एंड वाटर को स्टार्ट करने पोल्यूशन स्टार्ट करने के पहले बेसिक चीज़ है कि व्हाट इज़ पोल्यूशन. ठीक है. तो वो देख लेते हैं. सो व्हाट इज़ पोल्यूशन? So the unfavorable condition created by man himself by threatened the survival of not only other living organism but also of man itself is called as air pollution. ठीक है. यानी कि suppose for example if we talk about any piece of land or a piece of air or a small amount of water, तो उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो नेचुरल उसके इंग्रेडिएंट्स है, उसमें अगर हमने एडअप करके कोई ना कोई अनवांटेड चीज़ डाल दी है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये वाटर का जो नेचुरल कंपोजिशन है या फिर एयर का जो नेचुरल कंपोजिशन है या फिर जो सॉइल का नेचुरल कंपोजिशन है उसमें जो भी चेंजेस आएंगे या फिर उसकी वजह से जो भी हार्मफुल चेंजेस आएंगे, ये सब चेंजेस को हम पोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है. देन सो एयर हैज़ बिकम फाउल, वाटर हैज़ नो लॉन्गर बिकम रिमेनिंग क्लीन, फॉरेस्ट्स आर बीन कट डाउन अनस्क्रपसली. ठीक है. तो हमने सब चीज़ों को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया है. So if it continues, air water would become unfit for the use of living beings. And let us first try and understand what the term air pollution means. Okay. Then pollution is a process by which, ये definition है, is the process by which certain unwanted substances get introduced into the environment and causes undesirable changes in it. ठीक है. तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक एयर ले लो या फिर वाटर बॉडी ले लो या फिर लैंड रिसोर्स ले लो, ये सबका जो अननेचुरल चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सम और द अदर ह्यूमन एक्टिविटी एंड द अनडिजायरेबल चेंजेस विच आर बिन कमिंग और अनवांटेड सब्सटेंसेस विच आर बिन एडेड अप इज कॉल्ड एज पोल्यूशन. ठीक है. एज टू रेंडर इट अनफिट फॉर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज including living. So in other words, there is gradual buildup of harmful substances in our environment. It renders unnecessarily unfit to support life. ठीक है. Though because of changes which are occurring into environment, it becomes unfit for living, for every living organism. ठीक है. Then thus, pollution is an undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of air, water and land that may be harmful to human life and other animals also. Living conditions, industrial processes and cultural assets also. So not just living but also all non-living components get affected. That is, हम रह नहीं सकते, हम उसमें कुछ काम नहीं कर सकते, हम उसमें से कोई भी आगे ग्रोथ का सोच नहीं सकते. सो दैट इज़ पोल्यूशन. देन पोल्यूशन कैन बी मैन मेड और इट कुड ऑल्सो बी नेचुरल. ठीक है. तो इस पर भी ध्यान दिया जाए. सो ड्यू टू लाइक फॉर एग्जाम्पल से वोल्केनिक eruptions, immersion, emission of natural gases or even soil erosion, UV radiation, cosmic radiation, dust storms, these are all natural pollutions caused by nature. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज वोल्केनिक इरप्शन हो गया तो उसमें से बहुत सारा ऐश, सूट और उसमें से बहुत सारे गैसेस बाहर इमर्ज आउट हो जाते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, जिसके अगेन नेचुरल गैसेस जो है वो रिलीज़ होने की वजह से एयर पोल्यूशन होता है. सॉइल इरोजन की वजह से लैंड का पोल्यूशन हो सकता है. इवन यूवी रेडिएशंस हो गए या फिर कॉस्मिक रेडिएशंस हो गए, इवन डस्ट स्टॉर्म्स हो गए या फिर पोलन्स अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आ गए या फिर जाके बहुत सारे रीजंस है. या फिर वाटर बॉडी में सपोज़ कहीं पे हॉट वाटर स्प्रिंग का पानी है, तो ये सारी चीज़ें जो है दीज आर नेचुरल कंपोनेंट्स दो इट मे इवन हार्म लाइफ और दे कैन नॉट बी अनफिट फॉर लिविंग organisms. So hence it is natural way of pollution. ठीक है. जबकि man-made pollution is caused by burning of fossil fuels, deforestation, mining, sewage, industrial effluents and even use of fertilizers and pesticides in excess quantity. ठीक है. तो these all are say reasons of pollution.
Then what are pollutants? So pollutants are the agents that pollute the environment are called as pollutants. These include the substances or chemicals or factors like heat, noise, etc. And pollutants can be categorized into two groups. First is non-biodegradable pollutant and biodegradable pollutant. ठीक है, तो non-biodegradable यानी name itself is saying non is not never, ठीक है, bio is biological, degradable degradation process. So substances or pollutants which can never be degraded by biological processes is called as non-biodegradable, ठीक है. So the materials which do not degrade or degenerate extremely slowly or degrade extremely slowly in natural environment are called as non-biodegradable pollutants. So the non-biodegradable pollutants cannot be decomposed by microorganisms like bacteria present in the nature. तो जैसे कि for example we know bacteria और funguses, these are called as the decomposers. Decomposers क्या करते हैं, इस नेचर के पूरे जो साइकिल है उनको सेट कर देते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हमने अर्थ से ली थी उनको डिग्रेड करके या फिर उनको ब्रेक करके उनको वापस से अर्थ को रिटर्न करने का काम ये लोग करते हैं, ठीक है. तो ऐसे सब पोल्यूटेंट्स भी जो है दीज आर ऑल्सो फ्यू सब्सटेंसेज विच हैव कम फ्रॉम अर्थ इटसेल्फ, है ना, क्योंकि मैटर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. तो ये मैटर को वापस से रीयूज़ करके या फिर इसको वापस से डिग्रेड करके या फिर इसको रिवर्सिंग बैक इनटू नॉर्मल करने के लिए बैक्टीरिया एंड फंगसेस काम कर सकते हैं. बट देन there are few substances which cannot be ever reverted back by these degradation processes also. So then these are called as non-biodegradable substances, ठीक है. जैसे कि for example नेचर में जो accumulate हो जाती है चीज़ें वो है DDT, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, इंसेक्टिसाइड्स, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, metals, synthetic fibers and etc. Everything is non-biodegradable pollutants. These pollutants are frequently they combine with other compounds and in the environment produce toxins. So hence these pollutants are very harmful, ठीक है. तो ये क्या करते हैं, इंटर्न ये दूसरों के साथ कंबाइन करके भी होके भी ये लोग ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट इज biodegradable pollutants. Now again यहाँ पे नेम से ही पता चल रहा है कि the ones which can be degraded by biological processes. So the pollutants that get rapidly decomposed by natural processes by the action of microorganisms are called as biodegradable pollutants. For example, biodegradable pollutants are domestic waste products like garbage, urine, fecal matter, sewage, agricultural residues जैसे कि agricultural waste like leaves ये वो, okay, या फिर paper, wood, cloth specifically the fibers which are naturally produced like silk, cotton, etc. Cattle dung, animal bones, leather, tea leaves, wood, etc. या फिर wool, ये सारे natural चीज़ें हैं. So these substances can be degraded by microbial activity. So hence they are called as biodegradable products, okay, या फिर pollutants. Now out of these two biodegradable are safer ones because ये कभी ना कभी biological activity की वजह से इनको हम revert करके वापस से natural form में convert कर देंगे. But they're non biodegradable due to their say not they do not degrade or degrade very slowly. तो इसकी वजह से भी हमें issues हो सकते हैं, ठीक है. तो इनको identify करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, we can do a small activity into your backyard या फिर अपने घर में garden होगा वहाँ पे भी. You can take these examples like for example say you can take a piece of paper or a cotton ball or you can take say leather or small pieces of leaves, okay, और फिर you can take substances like polythene bag and say metal का कुछ भी जैसे stapler pins हो गए या फिर से कोई भी चीज़ metal का जो भी unuseful है जैसे caps हो गए, ठीक है, bottle cap हो गया, ये सब चीज़ें लेना है. और synthetic fiber में कोई भी आप एक कोई भी synthetic fiber ले लो and then you can dig 3 small holes into your backyard या फिर garden, ठीक है. और 3 होल होंगे फॉर से बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है, एंड 3 विल बी फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है. और इनमें ये तीनों चीज़ें डंप करनी है, यानी कि हर एक में हमें क्या करना है, एक में वुल डाल दो, ठीक है, जो कि नेचुरल है, एक में कॉटन बॉल डाल दो, ठीक है, और एक में
कोई भी प्लांट का वेस्ट या फिर कोई भी लीव्स वगैरह पत्ते वत्ते जो भी है वो डाल दो, ठीक है। तो एक लीफ डाल दो एंड देन टेक 3 विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर, एनी सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन, ठीक है। और एक में पॉलीथीन बैग डाल दो, ठीक है, पॉलीथीन बैग। और एक में कुछ भी मेटल का स्टेपलर पिन्स या फिर से ढक्कन कोई भी बॉटल का वगैरह वो डाल दो। और इनको फिर क्या करना है, हमें कवर कर देना है विथ सॉइल, ठीक है। एंड देन यू हैव टू ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस एवरी डे, ठीक है। थोड़ा सा स्प्रिंकल ही करना है 2-3 दिन के लिए, ठीक है। और फिर इसको छोड़ देना है एंड देन चेक ऑल ऑफ दीज 6 होल्स आफ्टर अ मंथ। एक रिमाइंडर लगा देना फ़ोन पे और फिर इसको 1 महीने बाद चेक कर लेना। देन यू कैन सी कि 1 महीने बाद ऑलमोस्ट आपको वुल हो गया, कॉटन हो गया, लीफ हो गया। लीफ तो पूरा गायब हो जाएगा, कॉटन में से कुछ थ्रेड या फिर कुछ छोटा सा पीस आपको बचा हुआ मिलेगा, वुल भी मे बी पूरा पूरा डिग्रेड हो जाएगा। बट देन इवन आफ्टर 1 मंथ यू विल चेक, तो सारे जो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हमने डाले हुए थे ये सब कुछ हमें इंटैक्ट मिलेंगे, ठीक है। कॉटन कैन डिग्रेड विद इन से मंथ्स, वीक्स, ओके, जबकि पॉलीथीन बैग इट विल सर्वाइव फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, ठीक है। तो इवन 1000 ईयर्स। बहुत बार आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, फिर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल लैंड प्लाइंग शुरू होता है, तो उसमें से ज़मीन के नीचे से पॉलीथीन की बैग्स निकलती है और वो जैसी की वैसी होती है, बस उसमें कुछ कलर चेंज आता है बिकॉज वो मिट्टी में होती है। अदरवाइज देर इज़ नो सच से फिजिकल कंपोजिशन में चेंज, वो डिग्रेड नहीं होती है, ठीक है। सो इट विल रिमेन लाइक दैट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, ओके। इवन यू कैन सी वाटर पोल्यूशन में भी बहुत सारे जो नदियाँ हैं या फिर सब जगह है वहाँ पे बहुत सारे लोग कचरा वचरा फेंक देते हैं, तो पॉलीथीन बैग्स रिमेन देयर फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन biodegradable and non-biodegradable. So types of pollutants, that is here we are talking about 2 main pollutants, that is air pollutant and water pollutant. So let us talk about air pollution. So air, all living things need air for breathing. So plants need air for photosynthesis. To make food for entire living world, air is also needed for burning. Thus air is an extremely important natural resource essential for life. And as you are aware, air is mixture of gases like nitrogen, that is 78%, oxygen 21%, and small amount of CO2, that is 0.03%, which is crucial for photosynthesis. And air also contains small quantity of other gases which might be say noble gases जो आप chemistry में पढ़ते हो, argon, xenon, neon, etc. And it also contains dust एंड लिटिल बिट ऑफ वाटर वेपर। तो ये कंपोजिशन है ऑफ एयर, ये है नेचुरल कंपोजिशन ऑफ एयर। अब ये कंपोजिशन चेंज होके जैसे हम इसमें मेजरली देख रहे हैं कि CO2 is 0.03%. So if CO2 increases from this percentage, obviously it will cause harm and it will cause say change into composition of other gases also, which will lead to air pollution. So here is a chart which pie chart which also shows कि सारे different gases कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन इज 20%, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.3%, 0.03%, एंड देन inert gases like xenon, argon वगैरह ये लोग 0.97%, and water vapor is 1%. Then let's talk about air pollution now. So the presence of chemicals in atmosphere in undesirable quantities, ठीक है, and duration harmful to human health and environment is known as air pollution. So the substances which contaminate the air are called as air pollutants, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया सारे कंपोजिशन को जो चेंज करता है और जिसकी वजह से इंक्रीज इनटू अनडिजायरेबल चेंजेस आती है, तो वो सब होता है एयर पोल्यूशन। सो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन है? सो द मेजर एयर पोल्यूटेंट्स दैट इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में फ़र्क ये है कि उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो इसमें 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बनता है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, ठीक है। सो इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, वुड, केरोसिन, कोल इन इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज एक्सेट्रा रिलीजेस दिस पॉइजनस गैस, ठीक है। अब ये गैस बहुत पॉइजनस इस वजह से है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन से बना है।
कम ऑक्सीजन की वजह से बना है, बट देन इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, दैट इज़ पॉइजनस टू अस। तो हमारे बॉडी के अंदर अगर हम देखेंगे तो देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज़ RBC, ठीक है। RBC इज़ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है व्हाट डज इट डू इज, हीमोग्लोबिन जो है इट कैरीज ऑक्सीजन, ठीक है। तो ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। तो ये जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है उसको करने वाला मेन कंपोनेंट कौन है, मेन कंपोनेंट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो ये RBC जो है जितना ज़्यादा हमारे बॉडी में रहेगा उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कैरिंग, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी होगा उतनी हमारी बॉडी एनर्जी बनाएगी, ठीक है। सो सब कुछ कम्स डाउन टू एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन टू आवर बॉडी। नाउ व्हाट हैपन्स इज, सपोज दिस इज हीमोग्लोबिन, okay. Now this hemoglobin has very high affinity towards oxygen, okay, जो कि कहाँ होता है, हमारे लंग्स में, ओके। सो लंग्स के अंदर जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन वहाँ पे रीच होता है एंड देन इट गोज एंड बॉन्ड्स विद दिस hemoglobin, that is sits on the hemoglobin and then it is carried away, ठीक है। बट अगर सपोज ऑक्सीजन के साथ में वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ गया, हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं अगर उसमें पोल्यूटेंट दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से फास्ट दौड़ के इट विल गो एंड सिट ऑन दी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के ऊपर जाके ये बैठ जाएगा एंड देन इट फॉर्म्स, इट consumes the area where oxygen was supposed to sit. So now the oxygen cannot sit there anymore, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ से वापस चला जाएगा एंड इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बैठ जाएगा। अब इसमें तो कोई हार्म नहीं है, ठीक है, वो बैठ गया पर निकल जाना चाहिए, है ना, हम ऐसा सोचेंगे। बट देन द रिएक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। सो वेन एवर लाइक सपोज एक मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताती हूँ what happens into our body, ठीक है। सो whenever our body takes O2, ठीक है, on hemoglobin, ठीक है। whenever our body takes O2 on hemoglobin, it is carried on the hemoglobin, okay. O2 comes into lungs and then it is taken up on the hemoglobin and then it is transported, ठीक है। कहाँ से, ब्लड में से वो घूमते घूमते जाता है टू सेल, एवरी सेल, ठीक है, जो भी सेल्स है हमारे बॉडी में उनके पास जाता है ये हीमोग्लोबिन लेके, यानी कि RBC ये लेके जाता है। और फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद व्हाट डज इट डू इज इट टेक्स आउट दैट O2 एंड गिव्स इट टू द सेल, ठीक है। यानी कि आपने केमिस्ट्री में दो बॉन्ड्स पढ़े, एक होता है परमानेंट बॉन्ड, ठीक है। तो परमानेंट बॉन्ड में क्या होता है, O2 और हीमोग्लोबिन के बीच में ऐसा टाइट बॉन्ड बन जाएगा कि वो टूटेगा ही नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे ये क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है रिवर्सिबल बॉन्ड, ठीक है। तो रिवर्सिबल बॉन्ड क्या होता है, रिवर्सिबल बॉन्ड में जो हमने बॉन्ड बनाया है वो ब्रेक करके हम उसको रिलीज भी कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, अभी जो O2 हमने लिया था इट वॉज टेकन ऑन दी हीमोग्लोबिन, ओके। इसको लेके गया वो कहाँ पे, इट टुक इट टू द सेल, ठीक है। और सेल को जाके उसने क्या किया, O2 दे दिया और अब यहाँ पे क्या हुआ है, हीमोग्लोबिन फ्री हो गया, ठीक है। सो द हीमोग्लोबिन गोज बैक टू द लंग्स, ठीक है, दूसरे O2 को कैरी करेगा, ओके, और फिर से नए सेल को जाके वो डोनेट करेगा। इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन गोज टू द लंग्स, कैरीज द ऑक्सीजन, टेक्स इट एंड डोनेट्स इट टू द सेल, गोज बैक टू द लंग एंड देन अगेन कैरीज द ऑक्सीजन एंड गोज बैक टू द सेल, ठीक है। तो ये साइकिल हमेशा चालू रहता है। बट एक कंडीशन मैंने जैसे आपको बताया कि O2 के साथ अगर सपोज एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट प्रेजेंट है, सॉरी, ठीक है। तो O2 के साथ में लंग्स में कौन आया है, कार्बन मोनोऑक्साइड आया है सपोज। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब भी हीमोग्लोबिन उसके पास में आता है तो कंपटीशन करता है, यानी कि CO क्या करेगा, O2 तो बाजू में हो जा, धक्का मार देगा उसको, ओके, एंड इट विल गो एंड सिट ऑन दी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की गाड़ी अभी कंज्यूम हो गई, यानी कि जो ऑक्सीजन की कैरिंग गाड़ी है, जो व्हीकल है उसका, दैट इज हीमोग्लोबिन, वो तो कंज्यूम हो गया। किसने कंज्यूम किया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने। बट अभी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उसका नॉर्मल काम करेगा, वो लेके जाएगा इसको कहाँ पे,
सेल के पास, और उसका काम क्या है कि उसको उतारना है और फिर वापस से लंग के पास जाना है। बट यहाँ पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड बनाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक परमानेंट बॉन्ड बना देता है, यानी कि ये आरबीसी अभी कार्बन मोनोऑक्साइड की हो गई, ठीक है। तो नाउ इट विल नॉट अलाउ एनी ऑक्सीजन टू बी कैरिड, यानी कि ये परमानेंटली उस सीट पे बैठ गया, ठीक है, वो हटेगा ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा, अभी दिस आरबीसी विल बी केप्ट एज इट इज़, ठीक है। सो दैट आरबीसी इज नाउ अनयूजेबल, ओके। सो अपने बॉडी में ऐसे बहुत सारे आरबीसीज है, बट इमेजिन अगर एयर में बहुत सारा CO बन जाए, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए, तो ये सारे आरबीसीज को कैप्चर करते बैठेगा, ठीक है। तो अब हम सोचेंगे कि ठीक है चलो ये कितने दिन तक रहेगा, है ना। तो ये आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, ठीक है। 120 डेज बाद उसको डिस्ट्रॉय करके उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये सपोज अगर कार्बन मोनोऑक्साइड उसके 5th डे को बैठी हो उसके बॉडी में, यानी कि उस आरबीसी में, तो इट विल गो अगेन फॉर 115 डेज, ठीक है, एंड देन इट विल डाई, एंड देन दैट आरबीसी विल रिमूव दैट कार्बन मोनोऑक्साइड, समझा। यानी कि वो आरबीसी परमानेंटली डैमेज हो गई, उसको हम कुछ भी रिवर्स करने का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। सो हेंस दैट इज़ वेरी हार्मफुल। तो ये जो चीज़ हो रही थी, पहले ऑक्सीजन ने क्या किया था, वो सीट खाली कर रहा था ताकि दूसरा ऑक्सीजन आए, है ना, बट कार्बन मोनोऑक्साइड ने वो इम्पॉसिबल कर दिया। सो बिकॉज ऑफ दिस आवर बॉडी बिकम्स स्लो, इट लैक्स ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ओके, एंड देन आवर बॉडी इवन में गो इनटू डेथ, ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन of the blood and blocks its oxygen binding capacity, and it slows down our reflexes because no energy, oxygen नहीं रहेगा तो energy कैसे आएगी, and it will lead to death also, ठीक है। so this is why carbon monoxide is very harmful. Then second substance is sulfur dioxide, that is SO2. सो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैस जो है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल, ठीक है, या फिर इवन इनटू थर्मल पावर प्लांट्स जहाँ पे हम लोग कोल को बर्न करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज में से जहाँ पे हम रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं तभी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इवन ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वहाँ पे भी बहुत सारा फ्यूल एसेंशियल है, वहाँ पे भी SO2 रिलीज़ होता है, और फिर पेपर और पल्प इंडस्ट्री में भी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका कंपोजिशन इज SO2, ठीक है। इट अटैक्स इनटू आवर लंग्स, या फिर इट अटैक्स इनटू आवर ब्रोंकाई, जो भी हमारे बॉडी के इनर लाइनिंग्स है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, उनको अटैक करता है। तो वो किस तरह से, वो मैं बताती हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। सो SO2 का कंपोजिशन इज दिस, ठीक है, एंड आर इनर लाइनिंग ऑफ ट्रकिया एंड लंग्स एक्सेट्रा, इट कंटेन्स H2O, ठीक है। सो वेन एवर इट रिएक्ट्स विद इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड, दैट इज अपने स्टडी किया हुआ है ना, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, ओके, या फिर H2SO3+, ओके। तो ये जो एसिड बनता है दैट इज़ वेरी हार्मफुल एंड इट ट्राइज टू डैमेज दी से इनर लाइनिंग एंड इट इवन कॉजेस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मेजरली जो है वाटर के साथ डिजोल्व होकर उसकी वजह से एसिड रेन भी होता है, ठीक है। तो एसिड रेन की वजह से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो है वो ख़राब हो जाती है, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज वाटर के अंदर एसिड जाने की वजह से फिश एंड एवरीथिंग विल बी से हार्म्ड। ट्रीज़ के ऊपर वो जब भी गिरता है तो लीव्स वगैरह, उसका लीफ नेक्रोसिस होता है, लीफ नेक्रोसिस यानी लीव्स जो है वो बर्न हो जाती है, या फिर इवन सॉइल के अंदर एसिड गिरने की वजह से एसिडिटी एंड सलिनिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस, एंड इवन मेटल वर्क जो है, मेटल के ऊपर भी एसिड गिरने की वजह से इट डैमेजेस। तो इट डैमेजेस एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बिल्डिंग्स से लेके कार्स से लेके सब कुछ एसिड रेन की वजह से destroy हो सकता है। So we are going to study about acid rain more in detail in this chapter. Majorly we talk about the monument ताजमहल, और ताजमहल के ऊपर SO2 की वजह से होने वाला जो डार्क ब्लैक स्पॉट्स है, that is because of the acid rain that we are going to study in detail later on.
Next harmful gas is nitrogen dioxide, that is NO2. So nitrogen dioxide also is produced because of burning of coal and petroleum. तो ये जो गैस है it can cause respiratory diseases, and ये जब भी रेन वाटर में डिजॉल्व होता है it produces acids like nitric acid, और ये भी majorly air pollution and smog यानी कि स्मोक प्लस फॉग जब भी होता है ना, आपने बहुत सारे बार ठंडी के दिनों में हम सुबह सुबह दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं ना, दैट इज़ फोटोकेमिकल स्मोक प्रोडक्शन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्मोक विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन कंबाइंस विद द फॉग विच फॉर्म्स ड्यूरिंग दी विंटर सीजन। ये कंबाइन होके जो कंडीशन क्रिएट होता है उसको स्मॉग बोलते हैं, और स्मॉग जो है वो बहुत हार्मफुल होता है बिकॉज इट कंटेन्स फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच कंटेन्स दीज केमिकल्स, दैट इज NO2 SO2, which will lead to bronchitis and other respiratory disorders. Okay, so hence it is very harmful. Then excess carbon dioxide. So carbon dioxide gas is present in air and it is essential for photosynthesis. So but when it is present in excess, it acts as a pollutant. So it is produced by burning of fuels like coal, wood, diesel, petrol, natural gas. Carbon dioxide is a greenhouse gas. ग्रीन हाउस गैस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. सो इट ट्रैप्स द सन्स हीट एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कैन कॉज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ टू rise. So that is called as global warming. ठीक है, so this can cause global warming leading to the melting of the polar ice caps. Now we know that glaciers वगैरह सब कुछ melt हो रहा है जिसकी वजह से we say that earth might even face extinction. तो वो क्यों है? Because of this changes into the atmosphere caused because of higher CO2 values. Okay, and floods in low lying coastal areas, because अगर सोलर आइस कैप में जो जमा हुआ बर्फ़ है वो पानी बन जाएगा तो फिर समंदर का वाटर लेवल बढ़ते जाएगा which will lead to floods. Okay, so this is the reason. Then next air pollutant is ground level ozone. So ground level ozone, it occurs naturally in the stratosphere layer of the atmosphere. So it shields our earth from harmful ultraviolet radiation. तो ये तो यूज़फुल काम कर रहा है, बट दिस इज़ एट द स्ट्रेटोस्फियर लेवल. ठीक है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स है. ठीक है, तो जो अर्थ के पास का लेयर है वो बोलते हैं ग्राउंड लेवल एटमॉस्फेयर. तो ग्राउंड लेवल एटमॉस्फेयर में अगर ये ओजोन प्रेजेंट है तो फिर ये बहुत हार्मफुल है. तो ओजोन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल इन द व्हीकल एंड फैक्ट्रीज. ग्राउंड लेवल ओजोन हैज़ टॉक्सिक इफेक्ट्स बिकॉज व्हेन इनहेल्ड ओजोन कॉजेज कफिंग, वीजिंग इज जब भी कफ के साथ आवाज़ आती है अंदर से ऐसे लंग्स के, दैट इज कॉल्ड एज वीजिंग इफेक्ट. इरिटेशन ऑफ द आईज एंड नोज डैमेज to protective membranes of our throat and nose, lowering the working capacity of lungs and lowering the body's resistance to fight infection, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी अटैक करता है. ठीक है, तो ये सब है ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन के डिसऑर्डर्स इनटू आवर बॉडी. Next is chlorofluorocarbons. Okay, so chlorofluorocarbons are these are gases. These are released from air conditioners, refrigerators, aerosol sprays etc. इनको हम कूलेंट्स करके यूज़ करते थे. नाउ इट इज़ टोटली बैंड टू यूज़ CFCs. ठीक है, कूलेंट जो होता है वो क्या करता है कि एयर कंडीशनिंग या फिर से कीपिंग दी सब्सटेंसेस कूल रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, ठीक है, उनके लिए वो हेल्प करते हैं कूलेंट सब्सटेंसेस. तो कूलेंट सब्सटेंसेस में जनरली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज़ किया जाता था. बट अभी क्या हुआ कि बिकॉज अवेयरनेस बढ़ गया, उसकी वजह से होने वाले ओजोन के ऊपर अटैक्स और ओजोन के डैमेजेस को लेके कंसर्न की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन कर दिया है कम्प्लीटली. ठीक है, सो CFC इज बीन रिलीज इनटू एयर, राइज टू द स्ट्रेटोस्फियर, दैट इज ओजोन के लेयर, अपर लेयर तक ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेयर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अदर गैसेस एंड डैमेजेस द ओजोन लेयर. ठीक है, सो दिस अलाउज द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू रीच द अर्थ सर्फेस. दिस कैन लीड टू स्किन कैंसर, डैमेज ऑफ द आईज, दैट इज कैटरैक्ट होता है मेजरली उसकी वजह से, एंड इट इवन कॉजेज डैमेज टू द प्लांट्स. ओके, सो बिकॉज CO2 is the UV radiations are very harmful and CFCs remove the ozone. Ozone is used as a protective layer to protect us from UV radiation. ठीक है, तो ओजोन अगर डैमेज हो जाएगा because of CFC, then obviously it will cause skin cancer and other things to humans. Then last is suspended particulate matter. Now these
In addition to above pollutants, air may also contain some tiny solid particles like lime dust or fly ash or smoke, and these particles remain suspended in the air for long period of time is called as suspended particulate matter. अभी बहुत सारे बार आपने देखा होगा कि एयर पोल्यूशन में जो स्मोक है या फिर जो स्मॉग है या फिर ये सारी चीज़ें जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वाली, यू कैन सी देम इनटू द एयर इन अ लॉन्गर से ऐसे बड़ा सा लंबा सा वाइट कलर का बेल्ट जो होता है वैसे दिखते रहता है, वो एयर में ऐसे एक हमें लेयर दिखाई देता है इनका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स का, ठीक है। तो ये जो है वो काफ़ी साइज़ में बड़े होते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स जो नॉर्मल है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या फिर ये चीज़ें हो गई, हम इनको देख नहीं सकते बट इनको हम आराम से देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा सा ब्लैंकेट हमें दिखाई देता है। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है ये बर्निंग ऑफ कोल या फिर थर्मल पावर स्टेशन, हम हमारे एरिया में भी हम देखते हैं कि बहुत सारा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर दिखाई देता है हमें, है ना। या फिर इवन व्हीकुलर एग्जॉस्ट जो होता है, यानी कि जो व्हीकल से निकलने वाला धुआं है, ये सब में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा होता है। या फिर कभी कभार डस्ट स्टॉर्म आता है या फिर ओपन माइनिंग जहाँ पे होता है, यहाँ सब से माइनर फाइन जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ये सब उड़ते रहते हैं, तो उनकी वजह से होने वाला पोल्यूशन, या फिर कोल के बर्निंग की वजह से निकलने वाला स्मोक और माइन्यूट ऐश है, या फिर इवन वोल्केनिक इरप्शन के बाद निकलने वाला फ्लाई ऐश जो होता है, ये सब कुछ जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। तो इनका हार्म क्या है? सो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इट रिड्यूसेस द विजिबिलिटी बिकॉज ये हेजी बना देता है एयर को, ठीक है। हेजी यानी सामने का हमें क्लियरली नहीं दिखाई देगा। इट डैमेजेस द लंग्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज, तो ये लंग में प्रेसिपिटेट होके लंग्स के अंदर काफ़ी डैमेज कर सकता है, विच लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक ब्रोंकाइटिस एंड आस्थमा। स्मोक प्रेजेंट इन एयर blackens our clothes and our buildings. We have seen this very much in Chandrapur, you know that हम अगर घर का रोज़ भी डस्टिंग करें but then still there will be dust coming on our vehicles or inside our homes. This is because of higher concentration of suspended particulate matter into our air, ठीक है, because we have so many industries and coal mining going on into our area. These suspended particulate matter will always be there, ठीक है। And then fly ash present in air may even interfere with the process of photosynthesis, क्योंकि ये लीव्स को कवर कर देता है, तो लीव का जो सरफेस एक्सपोज टू लाइट होता है जहाँ से वो लाइट को ट्रैप करेगा, बीच में अगर उसके ऊपर ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है तो उसकी वजह से, डस्ट की वजह से क्या होगा, लीफ जो है पूरी तरह से लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी अफेक्ट होता है, ठीक है। या फिर इवन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय द लीफ अफेक्ट होता है। तो ये सब की वजह से होने वाले हार्म्स रहते हैं, दैट इज बाय सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सो दीज आर द एयर पोल्यूटेंट्स विच वी हैव to study, different kinds of air pollutants which are present into the air. Then we have different kinds of pollutants which are present, that is primary and secondary pollutants, and what are the effects of air pollution, that we will study next time. Okay, so we will stop here for today. If you have any doubts then you can message me. जो आपकी अभी तक हुआ है उसका एक शीट मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। So I'll meet you next time. Bye bye, take care.